वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास है। पहले और इसके बाद एवरेज एटॉमिक मास, इन दो चीज़ों को हम देखेंगे, एसोसिएट करेंगे एक दूसरे के साथ कि ये क्या है। सबसे पहले हमें सिंपली एटॉमिक मास का पता होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट के एटम में जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का कम्युलेटिव सम है वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। तो बाज़ाब्ता तौर पर अगर इसको सिंपली यूनिट्स में देखना हो, एटॉमिक मास को बग़ैर कोई यूनिट अप्लाई किए सिंपली गिनती के हिसाब से कि कितने यूनिट्स हैं, तो वो आपने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स गिन लेने हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पहले एलिमेंट की ही बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 1 है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 1 है। तो सिंपली इसका एटॉमिक मास जब यूनिट्स में बात करेंगे, याद रखिएगा 2 एटॉमिक यूनिट्स कहेंगे। तो यहाँ पे अभी सिंपली एटॉमिक मास की टर्म हम यूज़ नहीं कर सकते, हम इसको एटॉमिक यूनिट्स कहेंगे। है ये सम ऑफ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ही, लेकिन जब कम्युलेटिव सम है सिंपली विदाउट रिलेटिंग इट टू एनी क्वांटिटी, सो दिस इज़ यूनिट्स। इसी तरह से लिथियम है, ये ग्रुप 1 का बाज़ाब्ता तौर पर मेंबर है, लाइट मेटल है Li। इसमें 3 प्रोटॉन्स हैं, तो फिर 3 ही न्यूट्रॉन्स को कंसीडर करते हुए हम इसका 6 एटॉमिक यूनिट्स की बात करेंगे, 6 एटॉमिक यूनिट्स की। अब ये बात यूनिट्स के कॉन्टेक्स्ट में है, ये बात बाज़ाब्ता तौर पर एटॉमिक मास नहीं है। गो के एटॉमिक मास बाय डेफिनेशन इज सम ऑफ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, बट अनलेस एंड अनटिल हम इसको रिलेट कर लें किसी स्पीशी के एटॉमिक मास के साथ या उसकी किसी भी करैक्टरिस्टिक के साथ रिलेटिव टू वेइंग एंड नोइंग द मास, उस टाइम तक हम इसको यूनिट्स की टर्म से यूज़ करते रहेंगे। तो ये बात आपने समझने वाली है। अब रिलेटिव करने के लिए हमने इसको अब रिलेटिव करना है, तो रिलेटिव के लिए साइंटिस्ट ने एक एलिमेंट कार्बन और उसका एक आइसोटोप, जिस पे हम प्रीवियस लेक्चर में तफसील से बात कर चुके हैं, को यूटिलाइज़ किया। किसको यूटिलाइज़ किया? कार्बन के 12 नंबर के आइसोटोप को। उन्होंने कहा कि हम जो एटॉमिक मैसेज हैं ख़ाली गिनती में अगर हम पढ़ें और उनको वे करें तो ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और इनको वे अप करके प्रिसाइज रिज़ल्ट्स वेट के कॉन्टेक्स्ट में निकालना आसान नहीं है। तो फिर हम रिलेटिव की टर्म्स में चलते हैं। तो उन्होंने फिर कार्बन का वन ऑफ द आइसोटोप्स को सिलेक्ट किया। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो इन्होंने कार्बन 12 के आइसोटोप के जो मास नंबर है या एटॉमिक यूनिट्स हैं, मास नंबर कह लें या एटॉमिक यूनिट्स कह लें, अब ये टर्म सारी आगे पीछे होके मिलती जुलती हैं, इसलिए मैंने यहाँ मास नंबर लिखा। उन्होंने कहा कि कार्बन 12 में कितने प्रोटॉन्स हैं? 6। कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 6। तो ये जो 12 है इसको अब आप एक यूनिट से सब्सटीट्यूट कर दें और उस यूनिट का नाम उन्होंने रख दिया एटॉमिक मास यूनिट। और ये जो सिंपल गिनती थी कार्बन 12 की, उसको उन्होंने स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक यूनिट की तश्कील दे दी। अब बाकी जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक मैसेज जो हैं उनकी वैल्यू डेजिग्नेट होगी, उनको वैल्यू असाइन होगी, तो वो सिंपली सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही नहीं होंगे। जो सम ऑफ प्रोटॉन्स और सम ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनको रिलेट किया जाएगा एक फैक्टर से, और वो फैक्टर है 1/12 का। यानी किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास है वो कार्बन 12 के एटम के मास का कितना होगा?
1/12। तो यहाँ से फिर जो है स्टैंडर्डाइजेशन हो गई और फुल एक चार्ट की सूरत में सीक्वेंशियल जो है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मैसेज इवन इन द पीरियोडिक टेबल हमारे लिए करनी मुमकिन भी हुई, और हम उस तोल मोल के चक्कर से जो है वो आज़ाद भी हुए। आज़ाद हुए का मतलब ये है कि हम इसको स्टैंडर्डाइज कर पाए और अपनी वैल्यू को नियर रियलिटी ला पाए। तो पॉइंट ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन के नतीजे में जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी है वो इंक्रीज़ हुई विद रिस्पेक्ट टू masses of subatomic particles and in this case the atomic masses of elements। अगर इसको डेफिनेशन में डियर स्टूडेंट्स लिखें, मैंने आपको बात को समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि समझ आई होगी। एटॉमिक मास यूनिट एक स्टैंडर्डाइजेशन का यूनिट है, कार्बन 12 से इक्वेट किया गया। कार्बन 12 के जो कार्बन जो 12 है इसमें ये उसका मास नंबर है, ये उसका प्रोटॉन नंबर है। तो यहाँ पे 12 को फिज़िकली वैल्यू की सूरत में एक यूनिट के तौर पर लिख दिया गया एटॉमिक मास यूनिट, और कहा गया कि आप जितने भी बाकी एलिमेंट्स के सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे वो उस टाइम तक वेट नहीं बनेंगे, बाज़ाब्ता तौर पर उनका एटॉमिक मास नहीं बनेंगे जब तक उनको एक फैक्टर से हम इक्वेट ना कर लें, और वो 1/12 का फैक्टर है। कहाँ से जनरेट हुआ? कार्बन के 12 नंबर के आइसोटोप के मास से। एटॉमिक masses that is sum of protons plus sum of neutrons of an element's atom is 1/12 the atomic mass of carbon 12। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12.01 AMU है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है लीस्ट वैल्यू के साथ वो 1.008 AMU है। तो बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो इसी तरह से विद रिलेटिव उनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अगेंस्ट इसी चार्ट के अंदर, इस फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो फिर फिट होती चली जाएंगी। एटॉमिक masses जो कि सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है इन सिंपल टर्म्स ऑफ एन एलिमेंट्स एटम मस्ट बी और इज़ 1/12 द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। तो फिर जो है वो उसका बाज़ाब्ता तौर पर एटॉमिक मास कहलाएगा। इसीलिए जब हम एटॉमिक मास देखते हैं पीरियोडिक टेबल में तो किसी भी एलिमेंट का होल फिगर्स में आपको नहीं मिलेगा, और उसकी वजह यह है कि वो रिलेटिव हो चुका है और ये वाले फैक्टर के अगेंस्ट उसको इक्वेट किया गया है, उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को, उस एलिमेंट के एटम के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को, और फिर हमारे पास एक वैल्यू जनरेट हुई जो हमने कहा कि इसका AMU है या एटॉमिक मास है। अब हम अगर एटॉमिक मास यूनिट की ग्राम्स में बात करें, मैंने अभी लास्ट में ग्राम का वर्ड बोला है कि जो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस हैं एलिमेंट्स के वो AMUs हैं या ग्राम्स हैं। तो जब ग्राम की भी बात करनी हो, और AMU और ग्राम्स इंटरचेंजेबली यूज टर्म्स हैं, ये याद रखिएगा। और उसकी वजह यह है कि AMU को अगर आपने कार्बन के कॉन्टेक्स्ट में ग्राम्स करना है या कार्बन के 12 नंबर आइसोटोप के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये 1/12 का फैक्टर है जो हमने यूज़ करना होता है हर एलिमेंट के एटम के लिए। और उसके बाद एक मोल में मास देखना है कि कितने ग्राम है। तो एक मोल में कार्बन के यूनिट्स जब 12 हैं, यानी 12 AMU है स्टैंडर्डाइजेशन की वैल्यू, तो वो 12 ग्राम कंसीडर करते हुए एक मोल बनेगा उसका, क्योंकि मोल इज़ मास इन ग्राम्स। तो जब 12 ग्राम है एक मोल में, तो फिर यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि उसके लिए उसके एक मोल में फिर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसको अगर देखें हम गौर से, तो यहाँ से अब AMU और ग्राम की कन्वर्जन भी हमारे जहन में आ जाएगी।
पहले तो मोल का कॉन्सेप्ट हमने वैसे भी पढ़ना है, लेकिन मोल सिंपली मास इन ग्राम्स है। तो 12 AMU है, इसको तो हमने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, तो ये 12 ग्राम ही है इसका एक मोल कार्बन का, 12 AMU या 12 ग्राम्स। तो 1/12 का फैक्टर यूज़ करते हुए जब हम इक्वेट करेंगे इसका मास इन ग्राम्स निकालने के लिए ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, तो फिर ये देखिए यहाँ 12 से कट जाएगा, ये मोल मोल से कट जाएगा, और यहाँ आपके पास 1/6.02 इंटू 10⁻23 आएगा। ये वाली टर्म जो है ये Na है, एवोगाड्रोस नंबर। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। सो पॉइंट हेयर इज़ कि जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। तो ये डियर स्टूडेंट्स इतनी सी बात है कि AMU और ग्राम्स कार्बन 12 के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से रिलेट होते हैं। और ये जो AMU और ग्राम्स है ये एटॉमिक मैसेज के केस में मैंने आपको बताया है कि 1/12 का फैक्टर यूज़ करते हुए किसी भी एलिमेंट के एक मोल में उसका मास इन ग्राम्स, एक मोल में उसका नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो कि फ़िक्स्ड वैल्यू है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की, ये तो वेरी करेगी, ये फिक्स्ड रहेगी, बिकॉज दिस इज़ अगेन को रिलेटेड फिगर एवोगाड्रोस नंबर कि 1 मोल में मास इतना ही है, 1 मोल में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इतने ही हैं। तो मैंने आपको इस इन 3 एंटिटीज़ को यूज़ करते हुए किसी भी एलिमेंट के एटम के मास इन ग्राम्स भी फाइंड किया जा सकता है। कार्बन के कॉन्टेक्स्ट में ये 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स है, AMU टू ग्राम कन्वर्जन। डियर स्टूडेंट्स, एक रिलेटिव एटॉमिक मास है जिसमें कार्बन के आइसोटोप के अगेंस्ट बाकी सब एलिमेंट के एटम्स के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का सम को रिलेट होता है 1/12 के फैक्टर के अगेंस्ट। और फिर जो है वो हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो बाज़ाब्ता तौर पर एटॉमिक मास है, स्टैंडर्डाइज्ड एटॉमिक मास जनरेटेड अगेंस्ट कार्बन 12 आइसोटोप, अगेंस्ट कार्बन 12 आइसोटोप्स एटॉमिक मास। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एवरेज एटॉमिक मास की अगर बात करें तो ये भी एक टर्म है, एक रिलेटिव है और एक एवरेज है। जो एवरेज एटॉमिक मास है इसमें डियर स्टूडेंट्स आइसोटोप्स की बात आती है, सम ऑफ द इंडिविजुअल एटॉमिक मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अगर किसी एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा आइसोटोप्स हैं तो खाली रिलेटिव एटॉमिक मास से उसका आप एटॉमिक मास जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर आइसोटोप में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की वेरिएशन होगी और मास नंबर या एटॉमिक मास डिफ़र कर जाएगा। तो वहाँ पे फिर आपको उन तीनों आइसोटोप्स के इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस को भी सम करना पड़ेगा, पहले रिलेट करना पड़ेगा, यानी रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो इंडिविजुअल आइसोटोप्स के हैं उनका कम्युलेटिव सम with respect to 2 factors. First one is relative abundance of that respective isotope. अब हर एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनकी रिलेटिव एबंडेंस वेरी करती है, तो रिलेटिव एबंडेंस देखनी है उसकी कि कंपैरेटिवली बाकी आइसोटोप्स के अगेंस्ट कितनी है 100 में से, और सेकंड नंबर पे सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उस रिस्पेक्टिव आइसोटोप का जो है उसको यूटिलाइज करते हुए, यानी कि हमारा जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उस आइसोटोप का, ये सेकंड फैक्टर है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास प्लस रिलेटिव एबंडेंस ऑफ दैट रिस्पेक्टिव आइसोटोप, तो ये मिला के एक फार्मूला जनरेट होगा और फिर हमारे पास फाइनली एटॉमिक मास आएगा एक वैल्यू। इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। इसमें 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 ही न्यूट्रॉन्स हैं।
यानी ये 8 + 8 है, ये 8 + 9 है, यानी 8 प्रोटॉन्स और 9 न्यूट्रॉन्स, और ये 8 प्रोटॉन्स और 10 न्यूट्रॉन्स। तो ये 3 आइसोटोप्स हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा, उसके लिए नेचुरल अबंडेंस पता करनी पड़ेगी। 99.759% ये 16 वाला एग्जिस्ट करता है नेचर में, 0.037% ये है 17 वाला, और 0.204% 18 है। तो ये परसेंटेज है तो 100 में से है। और एटॉमिक मास यूनिट की बात करें, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसका 15.9949 है। 1/12 कार्बन 1/12 के फैक्टर से को रिलेट करने के बाद इंडिविजुअल सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को 1/12 के फैक्टर से को रिलेट करने के बाद जो हमारे पास मास आए एटॉमिक मास यूनिट्स, वो 15.9949 फॉर दिस 16.999। अब देखें ये इट्स हैवियर बिकॉज इट हैज़ मोर प्रोटॉन्स neutrons, sorry. This is further heavier because it has 2 more neutrons than the initial one. So now we will use the formula for average atomic mass. In this case 15.9949 for oxygen 16 multiplied by, अब यहाँ पे आपने 100 से इसको डिवाइड करना है और फिर जो आंसर आएगा 0.99759 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। एडिशन का साइन बीच में 16.999 रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दिस आइसोटोप और उसकी जो है वो उसका एटॉमिक मास यूनिट मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव अबंडेंस। अगेन इसको 100 से डिवाइड कर लें। इसके बाद एडिशन करते हुए तीसरे के साथ भी यही करें कि उसके AMU को उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दें 100 से डिवाइड करने के बाद। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो आपके पास आंसर आएगा इस केस में तो 15.99 आएगा, यानी 16। तो दिस इज़ 15.999 कैन बी इक्वेटेड टू 16। सो दिस इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ written in the periodic table. Oxygen is a member of group 16, first member, and it is written as 15.999. तो 16 से उसने इसको नहीं किया क्योंकि ये एटॉमिक मैसेज की बात है और इसमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी मैटर करती है। तो इस तरह से जब आइसोटोप्स आ जाएंगे तो फिर रिलेटिव एटॉमिक मैसेज को इंडिविजुअल आइसोटोप्स के कोई इस फार्मूले या इस सिस्टम के तहत हमें उसको एवरेज बनानी पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर क्लोरीन की एग्जांपल से एवरेज एटॉमिक मास को समझना हो तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, ये उनके AMUs हैं, ये उनकी रिलेटिव अबंडेंस है और ये एवरेज एटॉमिक मास के सिस्टम अप्लाई किया। इसमें जो है 34.969 क्लोरीन 35 का AMU मल्टीप्लाइड बाय 0.75, इसको 100 से डिवाइड किया, रिलेटिव अबंडेंस को ऐड किया, सेकंड वाले के साथ भी यही सिस्टम अप्लाई करने के बाद इन दोनों का क्यूमुलेटिव सम हमारा एवरेज एटॉमिक मास होगा जो कि पीरियोडिक टेबल में गिवन है।